चैप्टर 1। द बर्थ ऑफ फियर, सर्वाइवल या इल्यूजन। डर इंसान की चेतना का सबसे पुराना साया। यह उतना ही प्राचीन है जितना जीवन स्वयं। जब एक नवजात शिशु पहली बार अपनी सांस लेता है और रोने लगता है, वह रोना केवल भूख या पीड़ा का संकेत नहीं होता, बल्कि उस अज्ञात दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होता है जिसमें उसने अभी अभी प्रवेश किया है। यही डर, फियर, है एक ऐसा अदृश्य अनुभव जो हमारे अस्तित्व के हर स्तर पर फैला हुआ है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस ट्रिगर है, एक गहरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, और शायद सबसे बड़ा फ्रेम कंट्रोल टूल है जिसे मानव इतिहास ने कभी जाना। फियर का जन्म कैसे हुआ? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा और खतरनाक है। इसका उत्तर हमें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी देती है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, उनका हर दिन सर्वाइवल की जंग थी। अंधेरा, भूख, शिकारी जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, हर जगह मौत का खतरा था। ऐसे में शरीर को एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत थी जो खतरों को तुरंत पहचान सके और तुरंत रिएक्शन दे सके। इसी से पैदा हुआ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक अद्भुत न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे ही कोई खतरा सामने आता है, अमिगडाला, ब्रेन का छोटा लेकिन पावरफुल हिस्सा, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यह सिग्नल देता है एड्रीनल ग्लैंड्स को, जो शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल छोड़ते हैं। अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं, पसीना आने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं। इस अवस्था में शरीर पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार होता है, या तो लड़ने के लिए फाइट, या भागने के लिए फ्लाइट। यह बायोलॉजिकल सिस्टम इतना तेज काम करता है कि लॉजिक और रीजनिंग का हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस समय लगभग बंद हो जाता है। यानी डर हमारी सोच से पहले काम करता है। डर हमें सोचने का समय नहीं देता, बल्कि सीधा एक्शन में धकेल देता है। यही कारण है कि एवोल्यूशन ने डर को सबसे इफेक्टिव सर्वाइवल टूल बनाया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आज भी हम उसी तरह के खतरनाक जंगल में जी रहे हैं? क्या आज भी हमारे चारों ओर शेर, बाघ और जानलेवा खतरे हैं? नहीं, आधुनिक दुनिया में रियल डेंजर्स कम है, लेकिन फियर की इंटेंसिटी वैसी ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि दिमाग अभी भी प्री हिस्टोरिक मोड में है। आज हम एक स्पीच देने जाते हैं और शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे हमारे पूर्वजों ने शेर देखते समय किया था। हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन यहां कोई शेर नहीं है, यहां ऑडियंस सेट है, यहां लोग हैं, यहां जजमेंट है। फिर भी शरीर को लगता है कि यह मौत का खतरा है। यही है इल्यूजन ऑफ फियर। यह इल्यूजन केवल सोशल सिचुएशंस तक सीमित नहीं है। अंधेरे कमरे में आवाज आती है और दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो बना लेता है। कहीं कोई चोर न हो, कहीं कोई आत्मा न हो, जबकि असलियत में वह आवाज केवल हवा से हिलती हुई खिड़की भी हो सकती है। साइकोलॉजी इसे कहती है नेगेटिविटी बायस, यानी हमारा दिमाग हमेशा डेंजर अस्यूम करता है, क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें यही सिखाया। हमारे पूर्वज अगर 10 बार में 9 बार सेफ रहते और केवल एक बार खतरा असली निकलता, तो वही एक बार उनकी मौत का कारण बन सकती थी। इसलिए दिमाग ने हर आवाज, हर हरकत को खतरे की तरह लेना शुरू कर दिया। यही बायस आज हमें एंजाइटी, फोबिया और कांस्टेंट स्ट्रेस की ओर ले जाता है। डार्क साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डर केवल सर्वाइवल का टूल नहीं है, यह सबसे बड़ा फ्रेम कंट्रोल मैकेनिज्म है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है किसी इंसान की परसेप्शन को इस तरह शेप करना कि वह रियलिटी को उसी लेंस से देखे जैसा आप चाहते हैं। और डर इस काम के लिए परफेक्ट है। डिक्टेटर्स, रूलर्स, कल्ट लीडर्स और यहां तक कि रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक लोग, सबने डर को वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। कभी यह डर होता है बाहरी दुश्मन का, कभी यह डर होता है पनिशमेंट का, कभी यह डर होता है रिजेक्शन का।
जब इंसान डरता है, उसका लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है। यही कारण है कि डर इंसान को गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका है। इतिहास में देखो, राजाओं ने अपने सब्जेक्ट्स को पनिशमेंट्स और टॉर्चर के डर से कंट्रोल किया। रिलीजन ने नरक और पाप का डर पैदा करके सेंचुरीज तक सोसाइटीज को कंट्रोल किया। पॉलिटिक्स आज भी एक्सटर्नल थ्रेट्स और इकोनॉमिक फियर्स का इस्तेमाल करके लोगों का माइंड शेप करती है। फियर आमवत सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन। सबसे खतरनाक बात यह है कि डर केवल एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं आता। कई बार यह हमारे भीतर से आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड कंडीशनिंग और ट्रॉमास को स्टोर करता है। जब कोई नई सिचुएशन आती है, सबकॉन्शियस तुरंत पुराने मेमोरी पैटर्न्स एक्टिवेट कर देता है और हमें बिना रीजन के डराने लगता है। यह सबकॉन्शियस प्रिजन इनविजिबल है। आप सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वास्तव में आपके डिसीजंस आपके डर से गाइडेड होते हैं। करियर चुनते समय फेलियर का डर, रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन का डर, सोसाइटी में जजमेंट का डर। आप जो भी करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर की इनविजिबल चेन होती है। डर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, ये हमें बचाता भी है और कैद भी करता है। ये हमें सर्वाइवल देता है, लेकिन ये हमारी हिम्मत और क्रिएटिविटी को भी मार देता है। ये हमें जागरूक रखता है, लेकिन ये हमें अपॉर्चुनिटीज से दूर भी कर देता है। इस पैराडॉक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यही साइकोलॉजी ऑफ फियर की असली जड़ है। डर न तो केवल दुश्मन है और न ही केवल दोस्त। यह एक दोधारी तलवार है। ये सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार भी है और मैनिपुलेशन का सबसे गहरा ट्रैप भी। तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपने डर के मालिक हैं या उसके कैदी? क्या डर केवल एवोल्यूशनरी गिफ्ट है या एक साइकोलॉजिकल कर्स? चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि डर का जन्म सर्वाइवल से हुआ, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि वह इल्यूजन क्रिएट करके आज भी हमें कंट्रोल करता है। यह सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह एक इनविजिबल फ्रेम है जिसके भीतर हम अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। द बर्थ ऑफ फियर हमें बताता है कि अगर हमें फियर मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले हमें इस ड्युअलिटी को समझना होगा। सर्वाइवल और इल्यूजन की इस खेल को पहचानना होगा। डर का यह पहला अध्याय केवल शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब हम समझेंगे कि यह डर किस तरह हमारे सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है, कैसे ये हमारे रिश्तों को शेप करता है और कैसे पूरी सोसाइटीज को एक अदृश्य जाल में कैद कर देता है। चैप्टर 2 सबकॉन्शियस ट्रिगर्स। जब माइंड खुद को धोखा देता है, डर हमेशा सामने से हमला नहीं करता। कई बार यह हमारे भीतर ही बैठा होता है, हमारी चेतना की सतह के नीचे, हमारी सोच और समझ से कहीं गहराई में। यह छिपा हुआ डर ही है जो हमें बिना किसी वास्तविक खतरे के भी पसीने से तरबतर कर देता है, हमारी नींद छीन लेता है और हमारे फैसलों को इस तरह नियंत्रित करता है जैसे हम कोई कठपुतली हो। इस अध्याय में हम उस अदृश्य शक्ति की परतों को खोलेंगे। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स ऑफ फियर। यही ट्रिगर्स हैं जो लॉजिकल ब्रेन से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें धोखे में डाल देते हैं। मनुष्य के दिमाग को अगर एक आइसबर्ग माना जाए, तो हमारा कॉन्शियस माइंड केवल उसकी सतह है, लेकिन असली शक्ति उस सतह के नीचे है, सबकॉन्शियस माइंड। यही सबकॉन्शियस हमारी आदतों, कंडीशनिंग और गहरे पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। डर की जड़ें भी यहीं बैठी होती है। आप सोचते हैं कि आप अपने डर को जानते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके अधिकतर डर वे हैं जिन्हें आपने कभी सीधे देखा तक नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस ने चुपचाप आपके भीतर एनग्रेव कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा काम है प्रोटेक्ट करना, लेकिन यह सुरक्षा हमेशा लॉजिक पर आधारित नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड डेंजर को डिटेक्ट करता है और तुरंत रिएक्शन देता है। इस प्रक्रिया में
कॉन्शियस रीजनिंग लगभग बाईपास हो जाती है। यही कारण है कि जब अंधेरे में कोई हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, तो शरीर कांपने लगता है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। आपके दिमाग का रैशनल हिस्सा कह सकता है कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन सबकॉन्शियस पहले ही खतरे का अलार्म बजा चुका होता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक एमिगडाला, जो फियर सेंटर है, सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। यह एक्सटर्नल सिग्नल्स को एनालाइज करता है और मिली सेकेंड्स में शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रीजनिंग और लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, उस समय सेकेंडरी बन जाता है। यही कारण है कि डर को समझाना आसान नहीं है। आप किसी को 1000 बार कह सकते हैं कि अंधेरे कमरे में कुछ नहीं है, और लेकिन अगर उसके सबकॉन्शियस ने उसे खतरे से जोड़ दिया है, तो डर खत्म नहीं होगा। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, डर की पहली छाप, हमारे डर का सबसे गहरा प्रोग्रामिंग चाइल्डहुड में होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके पास केवल बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में डर की छाप डालना शुरू कर देते हैं। माता पिता कई बार डिसिप्लिन के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो टीचर मारेंगे, अगर तुमने गलती की तो भूत आ जाएगा, अगर तुम रात में बाहर गए तो चोर पकड़ लेगा। ये शब्द बच्चे के इमेच्योर ब्रेन में गहराई से इम्प्रिंट हो जाते हैं। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ये केवल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, उसके लिए ये रियलिटी बन जाती है। टीचर्स भी अक्सर फियर का इस्तेमाल डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए करते हैं। परीक्षा में फेल होने का डर, पनिशमेंट का डर, पब्लिक एम्बैरेसमेंट का डर, ये सभी एक्सपीरियंसेस सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि जीवन का हर डिसीजन फियर बेस्ड है। सोसाइटी भी इस कंडीशनिंग को और गहरा कर देती है। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य भारतीय समाज में शायद सबसे बड़ा सबकॉन्शियस ट्रिगर है। इस तरह बचपन से ही हमारा सबकॉन्शियस डर की प्रोग्रामिंग से भरता जाता है। ये कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि बड़े होने पर भी हम बिना सोचे डर की चेन में बंधे रहते हैं। फियर एंकरिंग, जब डर लॉक हो जाता है। फियर एंकरिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट एक बार डर से जुड़ जाए तो वह हमेशा सबकॉन्शियस में ट्रिगर पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को स्विमिंग पूल में डूबने का अनुभव हुआ है, तो उसके सबकॉन्शियस में पानी का एंकर डर से जुड़ जाएगा। अब भले ही वह समुद्र किनारे खड़ा हो, लॉजिकल माइंड कहे कि यह सेफ है, लेकिन सबकॉन्शियस उसी एंकर को ट्रिगर कर देगा और शरीर डर से भर जाएगा। ये एंकरिंग हर जगह काम करती है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, सोशल इंटरेक्शंस में। अगर किसी को बचपन में बार बार रिजेक्ट किया गया हो, तो रिजेक्शन का एंकर सबकॉन्शियस में लॉक हो जाता है। बाद में जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन आती है, भले ही उसका खतरे से कोई लेना देना ना हो, सबकॉन्शियस वही डर एक्टिवेट कर देता है। यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं, मुझे पता है यहां डरने की कोई वजह नहीं है, फिर भी मैं डर रहा हूं। पावलोवियन कंडीशनिंग और लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट फियर एंकरिंग को समझाने के लिए साइकोलॉजी का सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट है। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जॉन बी वॉटसन और रोजली रेनर ने 1920 में एक बच्चे पर यह प्रयोग किया। उन्होंने बच्चे को सफेद चूहे से इंट्रोड्यूस कराया। शुरुआत में बच्चे को चूहे से कोई डर नहीं लगा, लेकिन रिसर्चर्स ने हर बार जब चूहा सामने आता तो एक जोरदार आवाज पैदा की। धीरे धीरे बच्चे ने चूहे को उस डरावनी आवाज से एसोसिएट कर लिया। नतीजा यह हुआ कि बच्चा केवल चूहा देखते ही डरने लगा, इवन जब आवाज नहीं होती थी। यह है पावलोवियन कंडीशनिंग का डार्क यूज एसोसिएशन ऑफ फियर। और यह केवल एक्सपेरिमेंट्स तक सीमित नहीं है, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। कोई स्पेसिफिक साउंड, स्मेल या जगह हमारे पुराने डर से जुड़ जाती है और सबकॉन्शियस में परमानेंट ट्रिगर बन जाती है। साइलेंट ट्रिगर्स, जब सिंबल्स और स्मेल्स डर पैदा करते हैं,
सबकॉन्शियस ट्रिगर्स हमेशा लाउड और क्लियर नहीं होते। कई बार ये बेहद सटल होते हैं, इतने सटल कि हम उन्हें कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन सबकॉन्शियस उन्हें पकड़ लेता है और फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। एक स्पेसिफिक स्मेल जैसे हॉस्पिटल की गंध किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा याद दिला सकती है। एक स्पेसिफिक सॉन्ग या साउंड जैसे तेज थंडर किसी को रिजेक्शन या लॉस का एहसास दिला सकता है। सिंबल्स भी पावरफुल ट्रिगर्स होते हैं। एक डार्क एली, एक ब्रोकन डॉल, एक खाली घर, ये सब सबकॉन्शियस एसोसिएशन से डर को एक्टिवेट कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी यही बताती है। मैनिपुलेटर्स इन साइलेंट ट्रिगर्स को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री फियर बेस्ड ट्रिगर्स का इस्तेमाल करती है। अगर तुमने यह प्रोडक्ट नहीं लिया तो तुम अनअट्रैक्टिव लगोगे। पॉलिटिक्स फियर ट्रिगर्स का इस्तेमाल करती है। अगर हमने यह कदम नहीं उठाया तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक पार्टनर्स साइलेंट ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड टोन, जेस्चर्स या साइलेंस भी पार्टनर में डर एक्टिवेट कर देता है। सबकॉन्शियस द रियल मास्टर। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सबकॉन्शियस माइंड ही असली मास्टर है। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी डिसीजंस और लॉजिक के आधार पर ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके डिसीजंस आपके सबकॉन्शियस ट्रिगर से गाइडेड होते हैं। आप करियर चुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर का सबकॉन्शियस डर आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। आप रिलेशनशिप्स में जाते हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर आपकी बाउंड्रीज तय करता है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स हमें धोखे में डालते हैं क्योंकि वे लॉजिक को बाईपास कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम कंडीशन्ड स्लेव्स हैं। हमारे अंदर प्रोग्राम्ड फियर्स का एक पूरा आर्किटेक्चर है, और जब तक हम इन सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को पहचान नहीं पाते, हम असल आजादी का अनुभव नहीं कर सकते। कंक्लूजन चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि डर का असली जन्म स्थान सबकॉन्शियस है। यह लॉजिकल ब्रेन से पहले एक्टिवेट होता है। ये बचपन से कंडीशनिंग के जरिए इंग्रेव होता है। ये एंकर्स और एसोसिएशन से लॉक हो जाता है, और ये सटल ट्रिगर्स से हमें मैनिपुलेट करता है। यह वह अदृश्य युद्ध है जो हमारे भीतर हर पल चलता है। हम सोचते हैं कि डर बाहर से आता है, लेकिन असल में वह हमारे ही भीतर से उठता है। जब तक हम अपने सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को पहचानना नहीं सीखते, हम डर के कैदी बने रहते हैं। डर केवल बाहर का इल्यूजन नहीं है, यह अंदर की प्रोग्रामिंग है, और यही प्रोग्रामिंग हमें हर बार धोखा देती है। चैप्टर 3 फियर सर्किट इनसाइड द ब्रेन्स डार्क लैबिरिंथ। डर को अक्सर हम एक भावना समझते हैं, एक हल्का सा एहसास जो शरीर में धड़कनें बढ़ा देता है, हाथों को पसीने से भर देता है और गले को सूखा देता है। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह केवल इमोशन नहीं, बल्कि पूरे दिमाग के एक जटिल नेटवर्क का परिणाम है। यह नेटवर्क इतना पुराना, इतना शक्तिशाली और इतना छिपा हुआ है कि इसे समझे बिना हम कभी यह नहीं जान सकते कि डर हमें नियंत्रित करता है या हम डर को। जब हम कहते हैं कि डर ब्रेन में जन्म लेता है, तो इसका असली जन्म स्थान है अमिगडाला। यह एक छोटा सा आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारी हर छोटी बड़ी डर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जब भी हम किसी अचानक आवाज, अंधेरे में छाया या अनजाने खतरे से सामना करते हैं, अमिगडाला सबसे पहले एक्टिवेट होता है। यह लॉजिकल सोच से पहले काम करता है। इसका काम है तुरंत खतरे को सिग्नल करना और शरीर को तैयार करना। यही कारण है कि कई बार हम सोचने से पहले ही कूद जाते हैं, भागते हैं या चौंक जाते हैं। अमिगडाला हमारी चेतना से तेज है। यह सर्वाइवल के लिए बनी एक बायोलॉजिकल मशीन है। लेकिन डर की कहानी केवल अमिगडाला तक सीमित नहीं है। इसका गहरा रिश्ता हिपोकैम्पस से है। हिपोकैम्पस वह हिस्सा है जो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, विशेषकर कॉन्टेक्स्ट और जगह से जुड़ी यादें। जब कोई डरावना अनुभव होता है, हिपोकैम्पस उसे मेमोरी के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वही मेमोरी
किसी नई सिचुएशन में ट्रिगर हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो, तो बड़ा होने पर भी हल्की अंधेरी जगह देखकर शरीर में डर ट्रिगर हो सकता है। ये केवल याद नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल इम्प्रिंट है। हिपोकैम्पस और अमिगडाला मिलकर एक इनविजिबल चेन बना देते हैं, जो हमें बार बार उन्हीं डर की छायाओं में खींच लाती है। लेकिन इंसान केवल इंस्टिंक्ट से नहीं चलता। उसके पास है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है सोचना, विश्लेषण करना और रियलिटी को समझना। यही वह हिस्सा है जो हमें कहता है, अंधेरे में कोई भूत नहीं है, स्टेज पर ऑडियंस तुम्हें नहीं मारेंगे, या एग्जाम में फेल होना मौत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जब अमिगडाला एक्टिवेट होता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पावर कम हो जाता है। डर लिटरली लॉजिक को ओवरराइड कर देता है। यही कारण है कि स्मार्ट और एजुकेटेड लोग भी पैनिक अटैक में बुरी तरह टूट जाते हैं। फियर इज नॉट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल शॉर्ट सर्किट। अब बात आती है केमिकल्स की, वे अदृश्य हथियार जिनसे डर अपना असर दिखाता है। जब अमिगडाला खतरे को डिटेक्ट करता है, तो यह शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल छोड़ देता है। एड्रेनलिन शरीर को लड़ने या भागने के लिए रेडी करता है। दिल तेजी से धड़कता है, खून मसल्स तक दौड़ता है, आंखें चौड़ी हो जाती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, जो अलर्टनेस बढ़ाता है, डिजेस्शन और इम्यूनिटी को बंद करता है, ताकि सारी एनर्जी केवल सर्वाइवल पर खर्च हो। ये कॉकटेल ऑफ केमिकल्स हमें तुरंत तैयार कर देता है, बट एट अ कॉस्ट। अगर यह बार बार एक्टिवेट हो, तो यही कॉर्टिसोल एंजाइटी, डिप्रेशन और हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। सोचो, जब कोई डिक्टेटर या मैनिपुलेटिव लीडर लोगों को डराता है, टेरर, क्राइसिस या इमेजिनरी एनिमीज का डर, तो यह सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी है। डर पैदा होते ही एड्रेनलाइन और कॉर्टिसोल लोगों को लॉजिकल सोच से दूर ले जाते हैं। वे सोचने से ज्यादा रिएक्शन करने लगते हैं। यहीं पर आता है डर का डार्क ट्रूथ। फियर इज द न्यूरोलॉजिकल ऑफ स्विच ऑफ फ्री विल। जब डर एक्टिवेट होता है, इंसान इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं लेता, बल्कि केवल सर्वाइवल बेस्ड चॉइस लेता है। वह वही करता है जो इमीडिएट सेफ्टी दिलाए, चाहे वह लीडर का ब्लाइंडली फॉलो करना हो, किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना हो, या अपने ही ड्रीम्स को दबा देना हो। डर इंसान को सोचने नहीं देता, डर इंसान को केवल ओबे करना सिखाता है। यही कारण है कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी मैनिपुलेशंस, चाहे वह पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या सोशल, हमेशा डर पर आधारित रही है। फियर सर्किट दरअसल एक डार्क लैब्रिंथ है, एक भूल भुलैया जहां एंट्री आसान है लेकिन एग्जिट मुश्किल। एक बार अमिगडाला हिपोकैम्पस लूप एक्टिवेट हो जाए, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पावरलेस हो जाता है। हम लॉजिकली जानते हैं कि खतरा असली नहीं है, लेकिन शरीर और दिमाग पहले ही हमें कैद कर चुके होते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास चाबी है, पर दरवाजा पहले ही अंदर से बंद हो चुका है। डर की ये सर्किटरी इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है और मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत। अगर कोई यह समझ ले कि किस तरह एमिगडाला को बार बार ट्रिगर किया जा सकता है, तो वह इंसान के चॉइसेस, बिलीफ्स और एक्शंस पर कंट्रोल कर सकता है। डर केवल एक इमोशन नहीं, यह एक इनविजिबल केज है, और केज के बार्स हमारे ही दिमाग के अंदर बने होते हैं। तो अगली बार जब आपका लॉजिकल ब्रेन कहे कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका शरीर कांपने लगे, धड़कन तेज हो जाए और हाथ पसीने से भीग जाए, याद रखना, यह आपका दिमाग नहीं, यह आपका फियर सर्किट है, जो आपके फ्री विल को बंद करके सर्वाइवल मोड को चालू कर चुका है। और यही है ब्रेन के डार्क लैब्रिंथ का सबसे डरावना सच। जब डर एक्टिवेट होता है, इंसान इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं लेता, बल्कि केवल सर्वाइवल बेस्ड चॉइस लेता है। वह वही करता है जो इमीडिएट सेफ्टी दिलाए, चाहे वह लीडर का ब्लाइंडली फॉलो करना हो, किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना हो, या अपने ही ड्रीम्स को दबा देना हो। डर इंसान को सोचने नहीं देता, डर इंसान को केवल ओबे करना सिखाता है। यही कारण है
कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी मैनिपुलेशंस चाहे वह पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या सोशल, हमेशा डर पर आधारित रही है। फियर सर्किट दरअसल एक डार्क लैब्रिंथ है, एक भूल भुलैया जहां एंट्री आसान है लेकिन एग्जिट मुश्किल। एक बार अमिगडला हिपोकैम्पस लूप एक्टिवेट हो जाए तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पावरलेस हो जाता है। हम लॉजिकली जानते हैं कि खतरा असली नहीं है, लेकिन शरीर और दिमाग पहले ही हमें कैद कर चुके होते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास चाबी है, पर दरवाजा पहले ही अंदर से बंद हो चुका है। डर की ये सर्किटरी इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है और मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत। अगर कोई यह समझ ले कि किस तरह एमिगडाला को बार बार ट्रिगर किया जा सकता है, तो वह इंसान के चॉइसेस, बिलीफ्स और एक्शंस पर कंट्रोल कर सकता है। डर केवल एक इमोशन नहीं, यह एक इनविजिबल केज है, और केज के बार्स हमारे ही दिमाग के अंदर बने होते हैं। तो अगली बार जब आपका लॉजिकल ब्रेन कहे कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका शरीर कांपने लगे, धड़कन तेज हो जाए और हाथ पसीने से भीग जाए, याद रखना, यह आपका दिमाग नहीं, यह आपका फियर सर्किट है, जो आपके फ्री विल को बंद करके सर्वाइवल मोड को चालू कर चुका है। और यही है ब्रेन के डार्क लैब्रिंथ का सबसे डरावना सच। चैप्टर 4, फ्रेम कंट्रोल। डर से पावर कैसे बनाई जाती है। डर सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये केवल आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसों की गति या आपकी आंखों में चुभती घबराहट तक सीमित नहीं रहता। डर को इतिहास में हमेशा वेपन बनाया गया है, एक ऐसा हथियार जो तलवार से ज्यादा प्रभावी है और गोलियों से ज्यादा लंबे समय तक असर करता है। रूलर्स, डिक्टेटर्स, कल्ट लीडर्स, इन सब की असली ताकत उनके शब्दों, उनकी आइडियोलॉजीज या उनके कैरिस्मा में नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी डर का इस्तेमाल। सोचो, अगर कोई इंसान बिना तलवार, बिना सेना और बिना हथियार के लाखों लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके पास क्या है? उसके पास है फियर फ्रेम, एक साइकोलॉजिकल लेंस जो पूरी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है नैरेटिव को इस तरह डिजाइन करना कि इंसान अपनी सोच को छोड़कर केवल इम्पोज्ड रियलिटी को देखे। और जब ये रियलिटी डर पर आधारित होती है, तो इंसान का पूरा परसेप्शन एक इनविजिबल केज बन जाता है। फियर एज अ वेपन। रूलर्स, डिक्टेटर्स और कल्ट लीडर्स, इतिहास गवाह है कि डर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हिटलर ने जर्मनी को यह विश्वास दिलाया कि उनके चारों ओर दुश्मन है, ज्यूज, कम्युनिस्ट्स, आउटसाइडर्स। डर का इल्यूजन इतना गहरा था कि ऑर्डिनरी लोग भी एट्रोसिटीज को सपोर्ट करने लगे। स्टालिन ने अपने ही लोगों को इस तरह से डराया कि कोई उनके खिलाफ सोचने की हिम्मत तक न कर सके। कल्ट लीडर्स अपने फॉलोअर्स को कन्विंस करते हैं कि बाहर की दुनिया खतरे से भरी है और सिर्फ उनके ग्रुप में सेफ्टी है। इन सबका पैटर्न एक ही है, पहले डर क्रिएट करो, फिर उस डर से सॉल्यूशन बेचो। ये वही फॉर्मूला है जो हर मैनिपुलेटिव सिस्टम के पीछे काम करता है। फियर फ्रेम। जब इंसान की आंखें बदल जाती है, जब कोई इंसान रियलिटी को डर की लेंस से देखना शुरू करता है, तो दुनिया बदल जाती है। एक ऑर्डिनरी खटखटाहट दरवाजे पर अब खतरनाक इंट्रूडर लग सकती है। एक छोटी सी बीमारी अब मौत की घंटी लग सकती है। एक पॉलिटिकल स्पीच अब सर्वाइवल का आदेश लग सकता है। फियर फ्रेम का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि यह इंसान के ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। लॉजिकल ब्रेन पीछे हट जाता है और सर्वाइवल ब्रेन फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। यही वह साइकोलॉजिकल मोमेंट है जहां फ्री विल सस्पेंड हो जाती है। पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा। थ्रेट का इल्यूजन। हर सोसाइटी में प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा वेपन डर ही होता है। प्रोपेगेंडा फियर को एम्पलीफाई करता है और एक इमेजिनरी एनिमी क्रिएट करता है। मीडिया हेडलाइंस जो बार बार थ्रेट को रिपीट करती है। लीडर्स जो कहते हैं कि अगर तुमने हमें सपोर्ट नहीं किया तो केओस आ जाएगा। ग्रुप्स जो एक दूसरे को डिमोनाइज करते हैं ताकि मैसेस हमेशा डिवाइडेड और फियरफुल रहे। फियर बेस्ड प्रोपेगेंडा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें लोग लॉजिक पर नहीं, बल्कि इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करते हैं। और जब मैसेस रिएक्ट करने लगते हैं,
तो रूलर्स उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल वेपन्स, स्केर्सिटी, अनसर्टेनिटी, थ्रेट परसेप्शन। फ्रेम कंट्रोल सिर्फ बड़े पॉलिटिकल स्केल पर नहीं होता, ये डेली लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। मैनिपुलेटर्स कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक, स्केर्सिटी, कमी का डर। ये आखिरी चांस है, अगर अभी डिसाइड नहीं किया तो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। स्केर्सिटी हमेशा अर्जेंसी पैदा करती है और इंसान लॉजिक भूलकर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। दो, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर। इंसान सर्टेनिटी चाहता है। जब एनवायरनमेंट अनसर्टेन बना दिया जाए तो लोग ऑटोमेटिकली उस अथॉरिटी को पकड़ लेते हैं जो सर्टेनिटी ऑफर करती है, इवन इफ इट्स फेक। तीसरा, थ्रेट परसेप्शन, खतरे का भ्रम। जब हर सिचुएशन में खतरे की स्मेल इंजेक्ट कर दी जाती है तो इंसान परमानेंटली डिफेंसिव और फियरफुल मोड में रहने लगता है। यही परपेचुअल फियर स्टेट मैनिपुलेटर्स को एब्सोल्यूट कंट्रोल देती है। फ्रेम कंट्रोल, जब नैरेटिव सिर्फ डर पर आधारित हो जाता है। फ्रेम कंट्रोल का असली गोल है परसेप्शन को हाईजैक करना। अगर लोग मान ले कि दुनिया अनसेफ है तो वे उस अथॉरिटी को फॉलो करेंगे जो उन्हें सेफ रखे। अगर लोग मान ले कि रिसोर्सेस कम है तो वे उस लीडर को फॉलो करेंगे जो कमी को दूर करने का वादा करे। अगर लोग मान ले कि उनका अस्तित्व लगातार खतरे में है तो वे अपने राइट्स, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी तक सेक्रीफाइस कर देंगे। यही है फ्रेम कंट्रोल की डार्क मास्टरी। रियलिटी बदलनी नहीं पड़ती, बस परसेप्शन बदलना पड़ता है। डिक्टेटर्स का असली युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि माइंड से होता है। फियर बेस्ड फ्रेम कंट्रोल माइंड्स को एनस्लेव कर देता है और बॉडीज ऑटोमेटिकली ओबे करने लगती है। यह साइकोलॉजिकल स्लेवरी है जिसमें इंसान अपनी जंजीरें खुद पहन लेता है। डर से पावर क्यों सबसे स्थायी है? क्योंकि प्यार टेम्पोरेरी हो सकता है, रिस्पेक्ट कंडीशनल हो सकता है, बट फियर सबसे प्रिमिटिव और सबसे स्थायी इमोशन है। जब तक इंसान का ब्रेन सर्वाइवल मोड पर प्रोग्राम रहेगा, डर हमेशा काम करेगा। यही कारण है कि रूलर्स और मैनिपुलेटर्स बार बार इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। डर कभी सिर्फ पर्सनल इमोशन नहीं होता, यह सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टूल है। और जब फ्रेम कंट्रोल डर पर आधारित हो जाता है तो इंसान न सिर्फ मैनिपुलेटेड होता है बल्कि वह खुद अपने मैनिपुलेशन को ट्रूथ मानने लगता है। यही फ्रेम कंट्रोल का सबसे खतरनाक सच है। आपको लगता है कि आप सच देख रहे हैं, लेकिन असल में आप केवल डर का फ्रेम देख रहे होते हैं। चैप्टर 5, इमोशनल प्रिजन, रिश्तों में फियर साइकोलॉजी। रिश्ते इंसान की सबसे गहरी जरूरत है। कोई भी इंसान अकेले जीने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। प्यार, बिलोंगिंग, कनेक्शन, ये सब हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जरूरतें हैं। लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में फियर साइकोलॉजी इंजेक्ट हो जाती है तो वही रिश्ता जो सुरक्षा देना चाहिए एक जेल खाना बन जाता है। ये जेल फिजिकल बार से नहीं बनी होती बल्कि इमोशन, डाउट और डर से बनी होती है। टॉक्सिक पार्टनर्स, मैनिपुलेटर्स और अब्यूसिव लोगों के पास एक कॉमन वेपन होता है, फियर कंडीशनिंग। वे अपने पार्टनर्स को इस तरह ट्रेन करते हैं कि उनका पूरा इमोशनल सिस्टम डर पर ऑपरेट करने लगे। धीरे धीरे पार्टनर की सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी और परसेप्शन पूरी तरह हाईजैक हो जाते हैं। आइए इस डार्क लैबिरिंथ को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। टॉक्सिक पार्टनर्स का सबसे बड़ा हथियार, आग फियर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है किसी इंसान के दिमाग को रिपीटेडली इस तरह से प्रोग्राम करना कि उसका रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाए। एक बच्चा अगर बार बार सिखाया जाए कि तुम कुछ नहीं हो तो इवेंचुअली वह बिलीव कर लेता है। एक पार्टनर अगर बार बार इंसल्ट या थ्रेट का सामना करे तो वह हमेशा एंटिसिपेट करने लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है। टॉक्सिक पार्टनर यही करता है, वह रिलेशनशिप को लव प्लस फियर के साइकिल में बदल देता है। कभी प्यार, केयर और अफेक्शन, कभी इंसल्ट, रिजेक्शन और एंगर। इस अनप्रिडिक्टेबल साइकिल से
विक्टिम का ब्रेन कंफ्यूजन और फियर में ट्रैप हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, एक ऐसा ट्रैप जिसमें विक्टिम खुद बाहर नहीं निकल पाता। गैसलाइटिंग प्लस फियर, रियलिटी पर डाउट। गैसलाइटिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का सबसे कॉमन वेपन है। इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम को उसकी खुद की रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर करता है। उदाहरण, विक्टिम कहे, तुमने मुझे इंसल्ट किया। मैनिपुलेटर बोले, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। विक्टिम कहे, तुम झूठ बोल रहे हो। मैनिपुलेटर बोले, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। गैसलाइटिंग का असर यह होता है कि विक्टिम धीरे धीरे अपनी मेमोरी, परसेप्शन और जजमेंट पर भरोसा करना छोड़ देता है। अब सोचो, जब एक इंसान अपनी रियलिटी पर डाउट करने लगे तो वह किस पर भरोसा करेगा? उसी मैनिपुलेटर पर। यही फियर प्लस डाउट का परफेक्ट फॉर्मूला है। विक्टिम अपनी आंखों से देखे हुए को भी डिनाई करने लगता है और मैनिपुलेटर के वर्जन को एक्सेप्ट कर लेता है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट वर्सेस फियर ऑफ इंटीमेसी। हर इंसान के दिल में दो गहरे डर छुपे होते हैं। छोड़े जाने का डर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, और करीब आने का डर, फियर ऑफ इंटीमेसी। वन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अगर मैंने बाउंड्री सेट की तो वो मुझे छोड़ देगा। यह डर विक्टिम को अब्यूसिव रिलेशनशिप में बांधे रखता है। टू, फियर ऑफ इंटीमेसी। अगर मैं किसी को पूरी तरह करीब आने दूं तो वो मुझे हर्ट करेगा। अगर मैं वल्नरेबल हुआ तो मुझे कंट्रोल किया जाएगा। ये डर हेल्थी इंटीमेसी डेवलप होने से रोकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दोनों डर को एक्सप्लॉइट करते हैं। विक्टिम छोड़ना भी नहीं चाहता और करीब आना भी खतरे जैसा लगता है। यह साइकोलॉजिकल डबल बाइंड विक्टिम को परमानेंटली ट्रैप्ड कर देता है। क्यों लोग अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में भी फंसे रहते हैं? कई लोग पूछते हैं, अगर रिश्ता इतना टॉक्सिक है तो लोग छोड़ते क्यों नहीं? इसका जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ रीजंस है। वन, ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब अब्यूसिव पार्टनर कभी हर्ट करता है और कभी केयर करता है तो विक्टिम इमोशनली एडिक्ट हो जाता है। ब्रेन को लगता है कि पेन के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। टू, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। विक्टिम कई बार एस्केप करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि एस्केप करना पॉसिबल ही नहीं है। यही साइकोलॉजी जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हुई है। थ्री, सोशल कंडीशनिंग। सोसाइटी कई बार विक्टिम्स को गिल्ट और शेम से बांध देती है। रिश्ते तो समझौते से चलते हैं। पति पत्नी में झगड़ा तो नॉर्मल है। औरत का धर्म है सहना। इस कंडीशनिंग से विक्टिम अब्यूसिव पैटर्न को नॉर्मल समझने लगता है। ओ, आइसोलेशन। टॉक्सिक पार्टनर्स विक्टिम्स को उनके दोस्तों और फैमिली से दूर कर देते हैं। जब एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता तो विक्टिम को लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमोशनल मैनिपुलेशन। प्यार और डर का डेडली कॉम्बिनेशन। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन तब होती है जब प्यार और डर को एक साथ फ्यूज कर दिया जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करता हूं और तुम इतनी छोटी सी बात भी सहन नहीं कर सकते। मैं सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये स्टेटमेंट्स विक्टिम को गिल्ट, फियर और लव की मिक्स्ड इमोशंस में ट्रैप कर देते हैं। वह मैनिपुलेटर को छोड़ भी नहीं सकता और पूरी तरह ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। इमोशनल प्रिजन की यही दीवारें हैं, लव की ब्रिक्स और फियर का सीमेंट। डार्क ट्रूथ, इमोशनल प्रिजन, इनविजिबल चेन्स। फिजिकल प्रिजन में बार्स दिखाई देते हैं, लेकिन इमोशनल प्रिजन में चेन्स इनविजिबल होती है। विक्टिम को लगता है कि वह चॉइस ले रहा है, लेकिन असल में उसके चॉइसेस फियर ड्रिवन होते हैं। वह अब्यूसिव पार्टनर को छोड़ सकता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वह बाउंड्रीज बना सकता है, लेकिन उसे गिल्ट और शेम रोक देते हैं। वह सच बोल सकता है, लेकिन उसे डर है कि उसे फिर से इंसल्ट या रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। इसलिए विक्टिम अपनी ही बनाई हुई केज में बंद हो जाता है। ये वही साइकोलॉजिकल स्लेवरी है जहां इंसान को लगता है कि वह प्यार में है,
लेकिन असल में वह फियर मैट्रिक्स में जी रहा होता है। फाइनल रिफ्लेक्शन, फियर साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स को सबसे गहरा जाल बना देती है। टॉक्सिक पार्टनर्स का सबसे बड़ा हथियार है फियर कंडीशनिंग। गैसलाइटिंग और डाउट विक्टिम की रियलिटी को तोड़ते हैं। अबैंडनमेंट और इंटीमेसी के डर विक्टिम को डबल बाइंड में रखते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन, प्यार और डर का ऐसा कॉकटेल बनाती है जो एडिक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी। ये इमोशनल प्रिजन बाहर से रोमांटिक, पैशनेट और इंटेंस लग सकती है, लेकिन भीतर से ये केवल फियर ड्रिवन स्लेवरी है। और सबसे खतरनाक सच ये है कि बहुत से लोग इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वे कैद में हैं। चैप्टर 6, फियर कंटेजियन। जब डर एक भीड़ में फैलता है। डर हमेशा एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। कभी कभी डर हमारे अंदर पैदा नहीं होता, बल्कि हमें संक्रमण की तरह पकड़ लेता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक, एक शब्द से दूसरी चुप्पी तक डर ऐसे फैलता है जैसे कोई वायरस। इसे कहते हैं फियर कंटेजियन। सोचो, जरा एक भीड़ में अचानक कोई चिल्ला दे, आग लग गई। कि असली आग है या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन उस एक आवाज से सैकड़ों लोग भागने लगेंगे। कुछ लोग गिरेंगे, कुछ लोग कुचले जाएंगे और कई लोग मर भी जाएंगे। असली खतरा शायद वहां था ही नहीं, लेकिन कलेक्टिव फियर ने उस जगह को नरक बना दिया। यही है भीड़ की साइकोलॉजी, जहां इंडिविजुअल माइंड की जगह कलेक्टिव माइंड कंट्रोल लेने लगता है। मैस साइकोलॉजी, इंडिविजुअल फियर वर्सेस कलेक्टिव फियर। एक व्यक्ति का डर मैनेजेबल होता है। इंसान अकेला डरता है तो रैशनल सोचने की कैपेसिटी थोड़ी बची रहती है। लेकिन जब वही इंसान एक भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसका दिमाग डिसॉल्व हो जाता है। वो खुद को नहीं देखता, वो भीड़ के हिस्से को देखता है। साइकोलॉजी में गुस्टाव ले बॉन ने इसे द क्राउड नाम दिया था। उनका कहना था कि भीड़ इंसान को प्रिमिटिव बना देती है। यानी एजुकेटेड सिविलाइज्ड व्यक्ति भीड़ में आते ही अपने लॉजिकल ब्रेन को खो देता है। उसकी जगह एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाती है। इंडिविजुअल फियर सिर्फ नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन कलेक्टिव फियर आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देता है। इंसान सोचना बंद कर देता है और भीड़ की लय में बह जाता है। यही कारण है कि दंगे, रायट्स, लिंचिंग और मैस वायलेंस अक्सर ऐसी भीड़ में होती है जहां लोग इंडिविजुअली कभी ऐसा काम न करते। मास हिस्टीरिया और इरेशनल बिहेवियर। इतिहास में मास हिस्टीरिया की कई घटनाएं दर्ज हैं। 1642 का सेलम विच ट्रायल्स। कुछ लड़कियों ने दावा किया कि गांव में विचेस है। यह कलेक्टिव फियर इतना बढ़ गया कि दर्जनों लोगों को जादूगरनी बताकर जिंदा जला दिया गया। 1914 में वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियो ब्रॉडकास्ट। ऑर्सन वेल्स ने एक फिक्शनल एलियन इन्वेजन की कहानी रेडियो पर सुनाई, लेकिन लाखों लोगों ने उसे सच मान लिया और पैनिक में अपने घर छोड़ने लगे। 1980s में स्कूल पॉइजनिंग पैनिक, इंडिया। कुछ बच्चों ने अचानक स्कूल में फेंट करना शुरू किया। अफवाह फैली कि किसी ने जहर छोड़ा है। देखते देखते पूरे इलाके में मास हिस्टीरिया फैल गई। बाद में पता चला कि यह सिर्फ कलेक्टिव साइकोलॉजिकल रिएक्शन था। यह एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जब डर एक सिंबल या रूमर से फैलता है तो लोगों का बिहेवियर इरेशनल हो जाता है। वो ऐसे काम करने लगते हैं जिनका साइंटिफिक या लॉजिकल आधार ही नहीं होता। फियर कंटेजन, री वायरल इन्फेक्शन। न्यूरोसाइंस बताती है कि डर वास्तव में इन्फेक्शियस है। अमिगडला, जो हमारे ब्रेन का फियर सेंटर है, सिर्फ पर्सनल थ्रेट पर ही एक्टिवेट नहीं होता। अगर हम किसी और के चेहरे पर डर देखते हैं तो भी हमारी अमिगडला एक्टिवेट हो जाती है। यानी एक आदमी का डर दूसरे आदमी के दिमाग में केमिकल रिएक्शन ट्रिगर कर देता है। यही कारण है कि भीड़ में पैनिक लाइटनिंग की स्पीड से फैलता है। कोई भागने लगता है, दूसरों को लगता है कि खतरा है, उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो भी भागते हैं।
धीरे धीरे पूरा समूह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। फियर यहां वायरस की तरह बिहेव करता है। एक सीड ऑफ पैनिक पूरी भीड़ को संक्रमित कर देता है। सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन, डर का डिजिटल इन्फेक्शन आज का सबसे खतरनाक वेपन है। सोशल मीडिया फियर एम्प्लीफिकेशन। पहले डर सिर्फ फिजिकल भीड़ में फैलता था, अब यह डिजिटल भीड़ में वायरल हो जाता है। एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें कहा गया कि फूड में पॉइजन है। एक रूमर फैला कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी खतरनाक है। एक मैनिपुलेटेड क्लिप फैला जिसमें वायलेंस एग्जैजरेटेड है। एल्गोरिदम्स इन फियर बेस्ड कंटेंट्स को एम्पलीफाई करते हैं। रीजन सिंपल है, फियर और आउटरीच एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। लोग इसे शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू बढ़ता है और लोगों का साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी गिरती जाती है। इस डिजिटल कंटेजियन ने सोसाइटीज को पोलराइजेशन, मिसट्रस्ट और पैनिक की आग में झोंक दिया है। डार्क साइड, क्राउड मैनिपुलेशन थ्रू कलेक्टिव फेयर। हिस्ट्री बताती है कि रूलर्स, डिक्टेटर्स और कल्ट लीडर्स हमेशा कलेक्टिव फियर का वेपन यूज करते हैं। हिटलर ने जर्मनी में फियर का फ्रेम क्रिएट किया। जूस तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ये फियर पूरे देश में कंटेजियस हो गया और लाखों की जेनोसाइड हुई। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर ने अपने अपने सिटीजन्स में न्यूक्लियर फियर स्प्रेड किया ताकि लोग क्वेश्चनिंग छोड़कर ओबीडियंस में रहे। आज पॉलिटिक्स में भी थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। कभी बाहरी दुश्मन, कभी अंदरूनी गद्दार फियर हमेशा सबसे पावरफुल नैरेटिव होता है। कलेक्टिव फियर से क्राउड मैनिपुलेशन आसान हो जाता है क्योंकि भीड़ रैशनल नहीं रहती। वो लीडर की तरफ देखती है कि हमें बचाओ, और यही डिपेंडेंसी पावर स्ट्रक्चर्स को मजबूत करती है। डार्क ट्रूथ, फियर एज सोशल ग्लू। सच्चाई ये है कि डर सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, सोसाइटीज को भी शेप करता है। डर एक तरह का सोशल ग्लू है जो भीड़ को एक करता है। रिलीजन में नरक का डर लोगों को डिसिप्लिन में रखता है। पॉलिटिक्स में दुश्मन का डर लोगों को यूनिफाई करता है। मीडिया में पैंडेमिक या टेरर का डर लोगों को ग्लूड रखता है। लेकिन यह ग्लू खतरनाक है क्योंकि यह सच और झूठ का फर्क मिटा देता है। लोग सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और सर्वाइवल मोड में इंसान को सिर्फ एक चीज चाहिए, अथॉरिटी। यही रीजन है कि फियर कंटेजियन डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल सकता है। निष्कर्ष, फियर कंटेजियन इंसान की सबसे प्राइमल वीकनेस है। यह सिर्फ पर्सनल ट्रॉमा नहीं बल्कि कलेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म भी है। जब डर भीड़ में फैलता है तो वह फायर की तरह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। लीडर्स इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, मीडिया इसे एम्पलीफाई करता है और भीड़ इसे अपने अंदर वायरस की तरह पालती है। कि सच्चाई यह है कि डर का इन्फेक्शन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान दूसरों के चेहरे पढ़ सकता है, जब तक इंसान सिंबल्स, रूमर्स और इल्यूजन्स पर रिएक्ट करता रहेगा, तब तक डर भीड़ में फैलता रहेगा। और हर बार जब यह फैलेगा तो सोसाइटी के भीतर से रैशनैलिटी धीरे धीरे मरती जाएगी। चैप्टर 7, द प्रेडेटर्स वेपन, मैनिपुलेशन थ्रू फियर। डर का सबसे खतरनाक इस्तेमाल तब होता है जब यह किसी शिकार को काबू में रखने का हथियार बन जाए। हम सब सोचते हैं कि डर एक व्यक्तिगत अनुभव है, एक भावना जो हमारे अंदर जन्म लेती है और वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन असली सच्चाई कहीं ज्यादा अंधेरी है। कुछ लोग होते हैं, साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्ट्स, कॉन आर्टिस्ट्स, जिन्होंने इंसानी डर को इतनी गहराई से समझ लिया है कि वे इसे अपनी शक्ति का सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। ये ऐसे प्रेडेटर्स हैं जो इंसान के अंदर छिपे छोटे छोटे डर को पहचान लेते हैं और फिर उसी डर को दबाव और मैनिपुलेशन के औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। डर का यह वेपन सीधा अटैक नहीं करता, यह धीरे धीरे, परत दर परत इंसान की साइकी में प्रवेश करता है। प्रेडेटर कभी सीधा चीख कर या हिंसा से कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वह सटल क्यूज, कैलकुलेटेड साइलेंसेस और हिडन थ्रेट्स के जरिए
धीरे धीरे विक्टिम के सबकॉन्शियस पर पकड़ बनाता है। ये प्रेडेटर समझते हैं कि इंसान फियर और रिवॉर्ड दोनों से चलने वाली मशीन है। सही जगह पर डर का इंजेक्शन और सही समय पर रिवॉर्ड का छोटा सा डोज, यही कॉम्बिनेशन विक्टिम को पूरी तरह स्लेव बना देता है। साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट्स का माइंडसेट सामान्य इंसानों से पूरी तरह अलग होता है। जहां हम डर को नेचुरली अवॉइड करते हैं, वहीं प्रेडेटर डर को एक तरह का मैप समझता है, एक ऐसा नक्शा जो उसे इंसान की कमजोरियों तक ले जाता है। जब एक प्रेडेटर आपसे बात करता है, वह सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, वह आपके शब्दों के पीछे छिपे हेजिटेशन, आपके वॉइस टोन की ट्रेमर, आपकी आंखों की हल्की घबराहट सब डिकोड कर रहा होता है। यह एनालिसिस प्रेडेटर के लिए इंस्टिंक्टिव है। वह यह समझने में माहिर है कि कौन सी बात आपको ट्रिगर करेगी, कौन सा मेमोरी आपको दर्द देगा और कौन सी कमी आपको वल्नरेबल बना सकती है। इसीलिए प्रेडेटर्स को मास्टर मैनिपुलेटर्स कहा जाता है। वे चाम का मुखौटा पहनते हैं। शुरू में वे आपको सेफ्टी और एडमिरेशन का इल्यूजन देते हैं, लेकिन जैसे ही आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, प्रेडेटर असली खेल शुरू करता है। स्लोली और सिस्टमेटिकली फियर को इंजेक्ट करना। ये फियर हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, कभी ये सटल होता है। जैसे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद चीजें बिगड़ जाए। कभी ये हिडन गिल्ट के रूप में आता है, शायद तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो अगर मैं नाराज हो गया। अब आइए समझते हैं कि फियर प्लस रिवॉर्ड साइकिल कैसे काम करता है। जब प्रेडेटर विक्टिम पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है, तो वह जानबूझकर उस प्रेशर को कभी कभी रिलीज भी करता है। ये रिलीज ही रिवॉर्ड बन जाता है। इमेजिन कीजिए, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आपका पार्टनर बार बार आपको इंसल्ट करता है, गिल्ट देता है या साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। ये सब डर और एंग्जाइटी बिल्ड करता है। लेकिन अचानक एक दिन वह आपको प्यार, अफेक्शन और काइंडनेस दिखाता है। इस सडन शिफ्ट को ब्रेन एक रिवॉर्ड के रूप में रजिस्टर करता है। अब विक्टिम का सबकॉन्शियस इस रिवॉर्ड को पाने के लिए और ज्यादा डर सहने लगता है। ये वही कंडीशनिंग है जो लैब रेट्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में देखी गई थी। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम विक्टिम को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में बांध देता है। यानी प्रेडेटर जानता है कि इंसान कंटिन्यूअस रिवॉर्ड से नहीं, बल्कि अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड से सबसे ज्यादा एडिक्टेड होता है। जैसे एक गैम्बलर स्लॉट मशीन पर बार बार ट्राई करता है क्योंकि उसे नहीं पता रिवॉर्ड कब मिलेगा, वैसे ही विक्टिम प्रेडेटर के पास इमोशनली बार बार रिटर्न करता है, क्योंकि वह प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि डर के बाद प्यार कब मिलेगा। ये साइकिल इतना पावरफुल होता है कि विक्टिम धीरे धीरे अपनी रैशनैलिटी खो देता है। कल्ट लीडर्स का केस स्टडी इस वेपन का सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल है। हिस्ट्री में कई कल्ट लीडर्स ने हजारों लोगों को अपने कंट्रोल में सिर्फ फियर मैनिपुलेशन से रखा। वे खुद को डिवाइन अथॉरिटी या स्पेशल मैसेंजर घोषित करते हैं। फिर वे फॉलोअर्स को बताते हैं कि अगर उन्होंने लीडर की बात नहीं मानी तो कुछ भयानक होगा, केओस, अपोकलिप्स या इटर्नल डैमनेशन। यह थ्रेट परसेप्शन कलेक्टिव साइकी को पकड़ लेता है। फॉलोअर्स अपने अंदर के छोटे छोटे डर को एम्पलीफाई करके एक मास हिस्टीरिया में बदल देते हैं। और जब डर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग खुद सोच नहीं पाते, तभी प्रेडेटर अपनी कमांड इंपोज करता है। नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स भी यही खेल छोटे स्तर पर खेलते हैं। वे अपने पार्टनर के अबैंडनमेंट के डर को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक मोमेंट में एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाकर डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं और अगले ही मोमेंट में कोल्ड विथड्रॉवल दिखाकर विक्टिम को डिस्टेबिलाइज कर देते हैं। यह इमोशनल रोलर कोस्टर विक्टिम को परमानेंटली अनबैलेंस रखता है। यही इम्बैलेंस प्रेडेटर की पावर का सोर्स है। अब बात करें कॉन आर्टिस्ट्स की। कॉन आर्टिस्ट्स डर को सीधे वेपनाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स, थ्रेट्स और अर्जेंसी क्रिएट करके। क्लासिक एग्जाम्पल है फोन स्कैम्स। आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर अभी एक्शन नहीं लिया।
यह फियर ऑफ लॉस इंस्टेंट ट्रिगर बन जाता है। विक्टिम लॉजिकल रीजनिंग छोड़कर तुरंत रिएक्टिव डिसीजन ले लेता है। कौन आर्टिस्ट जानता है कि इंसान डर के अंडर इन्फ्लुएंस सबसे इरेशनल डिसीजंस लेता है। इसलिए वह अर्जेंसी और स्कार्सिटी क्रिएट करता है ताकि विक्टिम को सोचने का समय न मिले। डार्क ट्रूथ यह है कि फियर ह्यूमन ब्रेन में फ्री विल का सबसे बड़ा ऑफ स्विच है। जब इंसान डर में ऑपरेट करता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल रीजनिंग डीएक्टिवेट हो जाता है और अमिगडला फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है। प्रेडेटर इसी न्यूरोलॉजिकल वीकनेस का फायदा उठाता है। वह जानता है कि डर में इंसान खुद को बचाने के लिए किसी भी अथॉरिटी को मानने लगता है। यही रीजन है कि डिक्टेटर्स पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में हमेशा थ्रेट्स, एनिमीज और डेंजर्स को हाईलाइट करते हैं। जब पॉपुलेशन कलेक्टिवली डर में जीने लगती है तो वे डिक्टेटरशिप को भी सिक्योरिटी समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेडेटर्स प्रेडेटर माइंडसेट की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि वह खुद कभी डर के कंट्रोल में नहीं आता। प्रेडेटर डर को सिर्फ दूसरों पर लागू करता है। वह खुद इमोशंस को डिटैच करके सिचुएशन ऑब्जर्व करता है। उसकी एम्पैथी एब्सेंट होती है, इसलिए उसे गिल्ट या हेजिटेशन नहीं रोकते। प्रेडेटर के लिए इंसान का डर एक चेसबोर्ड है और विक्टिम उसकी पॉन। प्रेडेटर हर मूव कैलकुलेटेड तरीके से करता है। कब डर को एम्पलीफाई करना है, कब रिवॉर्ड देना है और कब दोनों का लीथल मिक्स तैयार करना है। इसलिए मैनिपुलेशन थ्रू फियर कोई ऑर्डिनरी टैक्टिक नहीं है। यह एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें प्रेडेटर के पास नॉलेज, इंस्टिंक्ट और रूथलेसनेस ऑल थ्री मौजूद होते हैं। विक्टिम सोचता है कि वह अपनी फ्री विल से डिसीजंस ले रहा है, लेकिन असल में हर डिसीजन पहले से प्रेडेटर के फ्रेम में स्क्रिप्टेड होता है। यहां सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट यह है कि अक्सर विक्टिम्स को पता ही नहीं चलता कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्योंकि प्रेडेटर का चार्म और सटल्टी इतना स्मूथ होता है कि विक्टिम खुद अपनी डिपेंडेंसी को प्यार, लॉयल्टी या डेस्टिनी मान लेता है। यही मैनिपुलेशन की पीक है, जब विक्टिम अपनी चेन्स को फ्रीडम समझने लगे। और यही प्रेडेटर का अल्टीमेट विक्ट्री पॉइंट है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेडेटर्स वेपन सिर्फ फियर नहीं है, बल्कि फियर का वह रिफाइंड वर्जन है जो सबकॉन्शियस इमोशंस और न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स को सिमल्टेनियसली हैक करता है। यही रीजन है कि ऐसे प्रेडेटर से बचना आसान नहीं है। वे सिर्फ आपकी सोच को नहीं कंट्रोल करते, वे आपकी रियलिटी को रिडिफाइन कर देते हैं। चैप्टर 8, कल्चरल फियर, मिथ्स, रिलीजन और कलेक्टिव कंट्रोल। डर केवल व्यक्ति के दिमाग तक सीमित नहीं है। यह पीढ़ियों से समाज, संस्कृति और धर्म के अंदर इतनी गहराई से घुला हुआ है कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता। कल्चरल फियर यानी संस्कृति और धर्म द्वारा क्रिएट किया गया डर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को बचपन से ही शेप करना शुरू कर देता है। यह डर इतना सटल होता है कि हमें लगता है कि यह हमारी वैल्यूज या मोरालिटी है, लेकिन असल में यह एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। मनुष्य हमेशा से अनिश्चितता से डरता आया है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, डिजीज और फैमिन जैसी चीजें जब इंसान के कंट्रोल में नहीं थी, तब समाज ने मिथ्स, रिचुअल्स और रिलीजन्स क्रिएट किए। इनका उद्देश्य एक तरफ सुरक्षा का इल्यूजन देना था और दूसरी तरफ कलेक्टिव कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। जब किसी व्यक्ति को यह बिलीफ मिल जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह किसी अनसीन पावर या पनिशमेंट का नतीजा है, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली रेगुलेट होने लगता है। मिथ्स और रिचुअल्स, सबकॉन्शियस फियर कंडीशनिंग। हर कल्चर में मिथ्स और रिचुअल्स का निर्माण हुआ। अगर आप देखो तो हर मिथ में कहीं ना कहीं डर छुपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने कोई पाप किया तो तुम्हें नरक मिलेगा। अगर तुमने भगवान का अपमान किया तो तुम्हारे घर में संकट आएगा। अगर तुमने नियम नहीं माने तो तुम्हें अगली जिंदगी में कष्ट मिलेगा। ये स्टेटमेंट्स किसी लॉजिकल प्रूफ पर बेस्ड नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में गहरी इम्प्रिंट छोड़ दी। ये इम्प्रिंटिंग इतनी इफेक्टिव थी
क्योंकि बच्चा अपने अर्ली इयर्स में सबसे ज्यादा सजेस्टिबल होता है। उस समय उसे ये मिथ्स सुनाए जाते हैं, रिचुअल सिखाए जाते हैं और पनिशमेंट रिवॉर्ड साइकिल एक्टिवेट की जाती है। ये पावलोवियन कंडीशनिंग का कल्चरल वर्जन है। रिचुअल्स यहां पर सिंबॉलिक एंकर्स की तरह काम करते हैं। एक घंटी की आवाज, एक मंत्र का उच्चारण या एक पर्टिकुलर जेस्चर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति उस रिचुअल के पीछे का मीनिंग भूल जाता है, लेकिन उसका डर बना रहता है। रिलीजन और फियर का सिस्टमैटिक यूज। धर्म ने फियर को ऑर्गेनाइज करके सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल सिस्टम बनाया। धर्म ने इंसान को यह बिलीफ दिया कि उसकी हर एक्शन अनसीन अथॉरिटी देख रही है। यह पैनॉप्टिकन इफेक्ट की तरह है। जेल में अगर कैदी यह सोच ले कि उसे हमेशा देखा जा रहा है, तो वह खुद को ही कंट्रोल करने लगेगा। स्वर्ग और नरक की कॉन्सेप्ट इसी साइकोलॉजी पर आधारित है। स्वर्ग रिवॉर्ड है और नरक अल्टीमेट पनिशमेंट। यह इतना गहरा सबकॉन्शियस ट्रिगर है कि इंसान अपने सबसे नेचुरल डिजायर्स को भी सप्रेस कर देता है। यह सप्रेशन सिर्फ मॉरल ग्राउंड पर नहीं, बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर भी काम करता है। क्योंकि अगर नरक का डर दिमाग में लॉक हो गया, तो इंसान ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगा। हेल, सिन और पनिशमेंट कॉन्सेप्ट्स। हेल सिर्फ एक प्लेस नहीं है, यह एक मेंटल प्रिजन है। अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसके गुनाह उसके बाद भी उसे सताते रहेंगे, तो वह लाइफ टाइम गिल्ट और शेम के लूप में फंसा रहेगा। यह गिल्ट ही उसे सोसाइटी और रिलीजन की बाउंड्रीज में बाइंड करके रखता है। सिन, पाप की कॉन्सेप्ट भी यही काम करती है। सिन का डेफिनेशन चेंज होता रहता है कल्चर से कल्चर में, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल एक ही है, फियर बेस्ड कंट्रोल। सिन एक ऐसा इनविजिबल वेपन है जो इंसान के सबकॉन्शियस में हमेशा एक्टिव रहता है। पनिशमेंट इसका एक्सटेंशन है। पनिशमेंट हमेशा इमीडिएट नहीं होती, कई बार यह आफ्टर लाइफ से जुड़ी होती है। यही डिले पनिशमेंट को और पावरफुल बनाता है, क्योंकि व्यक्ति यह सोचकर डरता रहता है कि कहीं उसका अगला जीवन बर्बाद ना हो जाए। कलेक्टिव कंट्रोल। सोसाइटी बिल्ट ऑन फियर। सोसाइटीज ने सेंचुरीज तक फियर को बैकबोन की तरह यूज किया है। कल्चरल फियर इंडिविजुअल से ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह कलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होता है। कार्ल युंग ने कहा था कि हमारा अनकॉन्शियस सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि कल्चरल आर्किटाइप से भी भरा होता है। उदाहरण के लिए डीमन, विच या इविल आई जैसी कॉन्सेप्ट्स हर कल्चर में अलग अलग नेम्स के साथ मौजूद है। ये यूनिवर्सल सिंबल्स कलेक्टिव साइकी में डीपली रूटेड है। जब सोसाइटी इन सिंबल्स को रीइंफोर्स करती है, तो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली कंफॉर्म करता है। भीड़ का डर, फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन, भी कल्चरल कंट्रोल का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करता, तो उसे ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है। यह रिजेक्शन डेथ से भी बड़ा डर क्रिएट करता है, क्योंकि इंसान बायोलॉजिकली एक सोशल एनिमल है। इस तरह कल्चरल फियर इंडिविजुअल की चॉइसेस और बिहेवियर को इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। हिडन साइकोलॉजी, कल्चरल फियर, डीपेस्ट फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल्चरल फियर ही है। जब एक चाइल्ड पैदा होता है, तो वह ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। कल्चर और रिलीजन उसे एक फ्रेम देते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किससे डरना है, किस पर विश्वास करना है। यह फ्रेम इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान लाइफ भर उसी लेंस से रियलिटी देखता है। यहां पर डर सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाता, बल्कि एक कॉग्निटिव फिल्टर बन जाता है। फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम व्यक्ति को दुनिया को ऑब्जेक्टिवली देखने से रोक देता है। डार्केस्ट ट्रूथ यही है। कल्चरल फियर फ्री विल का सबसे सटल और इनविजिबल किलर है। इंसान को यह इल्यूजन रहता है कि वह अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहा है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग पहले से ही उसके चॉइसेस को लिमिट कर चुकी होती है। डर के इस कल्चरल मैट्रिक्स को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसे सेंचुरीज से मिथ्स, रिचुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ने रीइंफोर्स किया है।
लेकिन एक बात क्लियर है, जब तक इंसान कल्चरल फियर की जड़ों को नहीं पहचानता, वह वास्तव में फ्री नहीं हो सकता। चैप्टर 9, द फियर मैट्रिक्स, इल्यूजन से रियलिटी तक। डर केवल एक भावना, इमोशन नहीं है। यह एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा अदृश्य कारागार जिसमें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कैद रहते हैं, बिना यह समझे कि हम कैदी हैं। फियर मैट्रिक्स हमारी आंखों पर ऐसे चश्मे की तरह चढ़ा दिया जाता है जो हमें पूरी दुनिया को एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी के रूप में दिखाता है। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे फियर पैटर्न्स हमारे हर चॉइस, हर रिएक्शन और हर बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यह मैट्रिक्स खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बहुत सटल और इनविजिबल है। अगर एक व्यक्ति को लोहे की जेल में बंद किया जाए तो उसे पता होगा कि वह कैदी है, लेकिन अगर वह साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स में कैद है तो उसे लगता है कि वह पूरी तरह फ्री है, जबकि उसकी हर मूवमेंट प्रीडिफाइंड होती है। यही कल्चरल, सोशल और पर्सनल फियर्स का सबसे बड़ा धोखा है। फियर मैट्रिक्स, इनविजिबल प्रिजन। डर का सबसे बड़ा खेल यह है कि यह हमें नॉर्मल लगता है। उदाहरण के लिए, हम जॉब खोने के डर से वही करियर चुनते हैं जो सोसाइटी अप्रूव करती है। हम रिजेक्शन के डर से अपनी असली फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते। हम अकेलेपन के डर से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं। हम फेलियर के डर से कभी अपने सपनों को परस्यू नहीं करते। ये सब डिसीजंस हमें लॉजिकल और रैशनल लगते हैं, लेकिन डीप एनालिसिस करने पर पता चलता है कि उनकी जड़ें सिर्फ डर में है। ये वही इनविजिबल प्रिजन है, फियर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें फिजिकल चेंज से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल पैटर्न से बांधता है। ये पैटर्न्स बचपन से ही इंस्टॉल हो जाते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलीजन, कल्चर, मीडिया सब मिलकर हमारे अंदर एक इनविजिबल कोडिंग डालते हैं और हम लाइफ भर उसी कोडिंग के अनुसार जीते रहते हैं। सबकॉन्शियस फियर पैटर्न्स, हिडन प्रोग्रामर्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल डेटा बैंक की तरह है। बचपन से लेकर एडल्टहुड तक जितनी भी फियरफुल एक्सपीरियंसेस, वार्निंग्स और पनिशमेंट्स हमने झेली है, वो सब सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। ये मेमोरीज सिर्फ इमेजेस या साउंड्स नहीं होती, बल्कि पैटर्न्स होती है। मान लो एक बच्चा बचपन में बार बार सुनता है कि अगर तुम बोलोगे तो सब हंसेंगे। ये मेमोरी सबकॉन्शियस में एक फियर पैटर्न बना देती है। बड़ा होने पर वह व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। रियलिटी चाहे कुछ भी हो, सबकॉन्शियस पैटर्न उसे हमेशा पीछे खींचता रहेगा। यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि सबकॉन्शियस फियर पैटर्न्स ऑटो पायलट मोड पर ऑपरेट करते हैं। इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वह क्यों डर रहा है। उसे लगता है कि यह उसकी नेचर है, लेकिन असल में यह कंडीशनिंग है। फियर, इल्यूजन्स वर्सेस एक्चुअल थ्रेट्स। फियर मैट्रिक्स का सबसे डिसेप्टिव एलिमेंट है इल्यूजन ऑफ फियर। असल थ्रेट्स और इमेजिन्ड फियर्स में अंतर करना ही मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई जंगली जानवर आपके सामने आ जाए तो डरना नेचुरल और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर आप स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हो और अचानक आपको लगता है कि ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर देगी, तो ये इल्यूजन है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन दोनों सिचुएशंस को एक जैसा ट्रीट करता है। अमिगडाला, जो फियर प्रोसेसिंग सेंटर है, वह रियल डेंजर और इमेजिनरी डेंजर में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता। इसी वजह से व्यक्ति हर छोटी चीज को भी थ्रेट मान लेता है। यही इल्यूजन उसे मैट्रिक्स के अंदर कैद रखता है। इल्यूजन इतना पावरफुल होता है कि वह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। जो व्यक्ति रिजेक्शन के डर से बोलता ही नहीं, वह कभी सीख ही नहीं पाता कि लोग उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इस तरह इल्यूजन उसकी रियलिटी बन जाता है। कैसे फियर मैट्रिक्स रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है? फियर मैट्रिक्स रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने के 4 मुख्य तरीके हैं। अटेंशन फिल्टरिंग। दिमाग सिर्फ वही जानकारी नोटिस करता है जो उसके डर से रिलेटेड हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक्सीडेंट का डर है
तो आप हर जगह सिर्फ एक्सीडेंट्स की खबरें नोटिस करेंगे। बाकी पॉजिटिव चीजें आपके परसेप्शन से गायब हो जाएंगी। 2. मेमोरी डिस्टोर्शन। डर से जुड़ी मेमोरीज ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर होती है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग बार बार उन्हीं पेनफुल एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करता रहेगा, जिससे इल्यूजन और स्ट्रांग होगा। 3. बिहेवियरल फ्रीजिंग। जब भी डर ट्रिगर होता है, इंसान फ्रीज हो जाता है। वह कुछ नया ट्राई नहीं करता, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। 4. आइडेंटिटी बाइंडिंग। बार बार जब डर हमारे डिसीजंस को शेप करता है, तो हम अपनी आइडेंटिटी उसी डर के आसपास बना लेते हैं। उदाहरण, मैं शाय हूं, मैं रिस्क टेकर नहीं हूं। असल में यह आइडेंटिटी नहीं, बल्कि मैट्रिक्स का इल्यूजन है। द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ द मैट्रिक्स, अवेयरनेस। फियर मैट्रिक्स से बाहर निकलने का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है अपने माइंड के अंदर छुपे पैटर्न्स को देख पाना। जब आप किसी डिसीजन से पहले खुद से पूछते हो, क्या यह चॉइस सच में मेरी है या मैं सिर्फ डर के कारण इसे ले रहा हूं, तो आप अवेयरनेस के पहले स्टेप पर हो। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि आपकी एंजाइटी का 90% हिस्सा इमेजिनरी है, तो आप मैट्रिक्स के एक लेयर को डिसॉल्व कर देते हो। जब आप कल्चरल या रिलीजियस कंडीशनिंग को ऑब्जर्व करके पूछते हो, क्या मैं सच में मानता हूं या सिर्फ डर की वजह से मान रहा हूं, तो आप अपने अंदर फ्रीडम की नींव डालते हो। अवेयरनेस आसान नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स आपको ब्लाइंड बना देता है, लेकिन यह सबसे जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही इल्यूजन और रियलिटी के बीच बाउंड्री क्लियर करती है। फियर से बियॉन्ड इनर फ्रीडम। फियर मैट्रिक्स को तोड़ना मतलब एक्सटर्नल चेन्स को तोड़ना नहीं, बल्कि इंटरनल इल्यूजन्स को रिकॉग्नाइज करना है। एक बार जब आप समझ जाते हो कि आपका 80% डर इमेजिनरी है, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। इनर फ्रीडम का मतलब है चॉइसेस को लव, क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी से लेना, न कि फियर से। इसका मतलब है एक्शन करना, बिना इस कांस्टेंट कैलकुलेशन के कि लोग क्या सोचेंगे या सोसाइटी अप्रूव करेगी या नहीं। सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, फियर मैट्रिक्स कभी बाहर नहीं था, ये हमेशा हमारे अंदर था। और अगर वह अंदर था, तो उसे तोड़ने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है। चैप्टर 10, बियॉन्ड फियर, द शैडो सेल्फ अवेकनिंग। डर केवल एक बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। डर हमारे अंदर ही पैदा होता है, हमारे ही मन का प्रोजेक्शन है। और इसीलिए डर से भागकर या उसे सप्रेस करके हम कभी आजाद नहीं हो सकते। सच्ची आजादी तब आती है जब हम अपने डर को फेस करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं और अंत में उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही प्रक्रिया हमें हमारे शैडो सेल्फ तक ले जाती है, हमारा वह हिस्सा जिसे हम सबसे ज्यादा दबाते हैं, छुपाते हैं और नकारते हैं। शैडो सेल्फ का सामना करना आसान नहीं है। यह हमारे सबसे गहरे डर और सबसे अंधेरे इंपल्सेस से जुड़ा होता है। लेकिन पैराडॉक्स यही है कि जब हम अपने शैडो को गले लगाते हैं, तभी हम पूर्ण होल बनते हैं। और यही बियॉन्ड फियर का असली अर्थ है। शैडो सेल्फ का सामना, अंदर का छुपा डर देखने की हिम्मत। हमारा शैडो सेल्फ हमारे अंदर की वह साइड है जिसे हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। यह हमारी एंगर, जेलसी, लस्ट, ग्रीड, वीकनेस और सप्रेस्ड डिजायर्स का मिश्रण है। लेकिन इसमें सिर्फ नकारात्मक चीजें ही नहीं होती, इसमें हमारी सप्रेस्ड स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी भी छुपी होती है। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें सिखाती है कि शैडो को दबाना है। अगर आपको गुस्सा आता है, तो कहा जाता है, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। अगर आपको डर लगता है, तो कहा जाता है, मर्द को कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई अलग सोच है, तो कहा जाता है, भीड़ से अलग मत चलो। इस तरह हमारा शैडो सबकॉन्शियस में धकेल दिया जाता है। लेकिन शैडो गायब नहीं होता। वह डर के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में और फोबिया के रूप में बार बार सरफेस पर आता है।
शैडो सेल्फ अवेकनिंग का पहला स्टेप यही है कि हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हमारे अंदर डर है। यह करेज का अल्टीमेट टेस्ट है। दुनिया का सामना करने से पहले खुद का सामना करना। एक्सपोजर थेरेपी और डिसेंसिटाइजेशन। साइकोलॉजी में एक टेक्निक है, एक्सपोजर थेरेपी। इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे अपने डर का सामना कराया जाता है ताकि उसका दिमाग उस डर को नॉर्मल समझने लगे। उदाहरण, अगर किसी को अंधेरे से डर है तो उसे पहले थोड़ी देर के लिए लो लाइट में रखा जाता है। फिर धीरे धीरे उसे पूरी डार्कनेस में बैठाया जाता है। अगर किसी को स्टेज फियर है तो उसे पहले छोटे ग्रुप में बोलने दिया जाता है, फिर बड़े ऑडियंस के सामने। इस प्रोसेस को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, यानी धीरे धीरे दिमाग उस डर के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है। लाइफ में भी यही फॉर्मूला काम करता है। अगर हम अपने डर से बार बार भागते हैं तो डर बड़ा होता जाता है, लेकिन अगर हम उसका सामना करना शुरू करें, धीरे धीरे एक्सपोजर ले, तो वह डर श्रिंक होने लगता है। शैडो सेल्फ अवेकनिंग भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस है। हमें अपने अंदर के सबसे गहरे डर और सप्रेस्ड इमोशंस का सामना करना होता है। जितना हम उनका सामना करते हैं उतना ही वे हमें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। फियर ट्रांसफॉर्मेशन। डर डिस्ट्रॉय नहीं होता, कन्वर्ट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म करना पॉसिबल है, लेकिन सच ये है कि डर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। डर एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है डर को पॉजिटिव फोर्स में बदलना, स्टेज फियर को इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस में बदलना, लोनलीनेस के डर को सेल्फ डिस्कवरी में बदलना, डेथ के डर को लाइफ की गहरी अवेयरनेस में बदलना। उदाहरण के लिए, एक सोल्जर बैटलफील्ड में जाता है। डर उसे पैरालाइज्ड भी कर सकता है और हाइपर अलर्ट भी। अगर सोल्जर उस डर को वीकनेस मानकर सप्रेस करे तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर वह उस डर को एनर्जी मानकर करेज में बदल दे तो वही डर उसकी सर्वाइवल की गारंटी बन जाता है। फियर ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट यही है कि डर को एनिमी नहीं, रॉ मटेरियल समझो। ये रॉ मटेरियल को क्रिएटिविटी, करेज और क्लैरिटी में बदलना ही असली मास्टरी है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। फियर एज डोरवे टू सेल्फ रियलाइजेशन। साइकोलॉजी कहती है कि डर एक मेंटल और इमोशनल रिएक्शन है, लेकिन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी इससे एक कदम आगे जाती है। ये कहती है कि डर सिर्फ ऑब्स्टिकल नहीं है, बल्कि डोरवे है। फियर हमें हमारी सीमाओं से मिलवाता है। जब हम डरते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ वीक है, और वीकनेस को पहचानना ही ग्रोथ का पहला स्टेप है। फियर ऑफ रिजेक्शन हमें दिखाता है कि हम दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड करते हैं। फियर ऑफ फेलियर हमें दिखाता है कि हम अपनी वर्थ को सक्सेस से जोड़ते हैं। फियर ऑफ डेथ हमें दिखाता है कि हम असली सेल्फ को बॉडी और ईगो के साथ कंफ्यूज करते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर्स हमेशा कहते आए हैं, गो इनटू योर फियर, क्योंकि डर के पार ही हमारी रियल आइडेंटिटी है। जब हम फियर को एक्सेप्ट करके उसमें प्रवेश करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ बॉडी और ईगो नहीं, बल्कि प्योर अवेयरनेस है। यही अवेकनिंग है, शैडो को एक्सेप्ट करके उसकी एनर्जी को हायर सेल्फ रियलाइजेशन में बदल देना। फाइनल नोट, फियर को हराने का तरीका है उसे गले लगाना। आखिर में बात सिंपल है, डर को हराने का तरीका है भागना नहीं, सप्रेस करना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना। फियर कोई वायरस नहीं जिसे डिलीट करना है। फियर एक टीचर है जो हमें बार बार हमारी सीमाओं की याद दिलाता है। जब हम डर से भागते हैं तो वह बड़ा होता जाता है। जब हम डर से लड़ते हैं तो वह और एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन जब हम डर को गले लगाते हैं तो वह डिसॉल्व हो जाता है। फियर एक्सेप्टेंस, फियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही शैडो सेल्फ अवेकनिंग का एसेंस है। हम तब ट्रूली फ्री होते हैं जब हम कह पाते हैं, हाँ, मेरे अंदर डर है, लेकिन वही डर मेरी ग्रोथ का रास्ता है। निष्कर्ष, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि डर कैसे हमें कंट्रोल करता है,
कैसे वह कल्चरल और साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स बनाता है और कैसे उसका सामना करना हमारी सबसे बड़ी इनर विक्ट्री है। शैडो सेल्फ अवेकनिंग का मतलब है अपनी अंधेरी साइड से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करके उसे अपने साथ इंटीग्रेट करना। फियर सिर्फ वीकनेस नहीं है, ये रॉ पावर है। और जब हम उसे एम्ब्रेस करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो डर डोरवे बन जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रीडम और होलनेस का। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो कमेंट में बताना मत भूलिएगा।